अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, लेकिन उसकी मंजूरी के साथ ही इस आईनी तरमीम के अंदर ऐसे ऐसे सुकम और खामियां निकल रही हैं जिसकी वजह से हुकूमत वक्त भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात हैं उसके हवाले से हुकूमत को सबसे ज़्यादा खदशात और ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि इससे पहले वफाकी हुकूमत ये खदशा जाहिर कर चुकी है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद मुमकिन तौर पर ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है, इलेक्शन ऑडिट का बाकायदा हुक्म जारी किया जा सकता है। लेकिन इन आइनी तरमीम जो लाई गई उसमें जल्दबाजी कहें या किसी और वजह से उसके अंदर ऐसे सुकम आ गए जिसकी वजह से इस वक्त हुकूमत को शदीद खतरात लाहक है। अब वो सुकम, वो खामियां, वो गलतियां कैसे दुरुस्त की जाए, इस हवाले से अब एक नई कोशिश की जा रही है, एक नया ग्राउंड तैयार किया जा रहा है और वो ग्राउंड है 27वीं आईनी तरमीम का। और इस हवाले से बाकायदा मुलाकातें, मुशावरत, ये सब कुछ शुरू हो चुका है। इसके अलावा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या खतरात हैं, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद हुकूमत के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। इस आईनी तरमीम के जरिए जो मकासद एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से जो है वो रखे गए थे, वो मकासद, वो टारगेट्स उस तरह हासिल नहीं हुए जिस तरीके से कैलकुलेशन की गई थी। और अब इसी हवाले से कुछ नए खदशात, कुछ नए तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ नए खतरात हुकूमत के गिर्द मंडला रहे हैं। वो स्याह बादल जिनको हटाने के लिए हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, वो स्याह बादल एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस पर मंडलाते नजर आ रहे हैं। और इसी हवाले से अब अहम बैठकें शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त भी क्या खतरात हैं, अगरचा अपनी पसंद का चीफ जस्टिस लगाया जा चुका, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी हवाले से अहम बैठक भी लाहौर में हुई है, उसकी भी तफसीलात देंगे और साथ ही बताएंगे कि काजी साहब के दौर में लगाए गए 2 अनमोल रतन जो डबल तनख्वाह लेकर आधा काम भी नहीं कर रहे, उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में जून के महीने में गालबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 एडहॉक जजेस लगाए गए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। वैसे तो 4 जजेस को तैनात करने की सिफारिश चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से की गई थी और ये वो 4 जज थे जो काजी साहब के इंतहाई करीब थे। और इनमें से 3 जजेस वो थे जिन्होंने काजी साहब के सदारती रेफरेंस में उनका भरपूर साथ दिया था, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल थे। जबकि जस्टिस मुशीर आलम को भी दावत दी गई लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। उसके बाद जस्टिस जो मकबूल बाकिर हैं उन्होंने भी गालबन अवामी दबाव की वजह से या अपनी किसी भी तरह की सुबकी या नदामत से बचने के लिए उन्होंने भी माजरत कर ली। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने भी माजरत की, लेकिन काजी साहब ने उनके नाम की फिर भी मंजूरी दिलवाई और मंजूरी के बाद उनको दोबारा राजी किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बन गए। लेकिन एडहॉक जज बनने के बाद पहले हफ्ते में सिर्फ 35 मुकदमात सुने गए। पहले महीने में मजमूई तौर पर इन दोनों जज साहबान की जानिब से 280 के करीब मुकदमात निपटाए गए टोटल पूरे महीने में। और अब जो नए चीफ जस्टिस की आमद के बाद ताज़ा तरीन काज लिस्ट जारी हुई है 28 अक्टूबर से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी कल पीर के रोज से, उसके लिए जो काज लिस्ट आई है उसमें दीगर तमाम बेंचेस के सामने मुकदमात कितने हैं और काजी साहब के लगाए गए इन 2 अनमोल नगीनों के जो बेंच है उसमें कितने मुकदमात हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों जज साहबान की जो तनख्वाह है उसमें पेंशन भी इनको मिल रही है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट पेंशन भी ले रहे हैं और फिर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं। यानी एक काम के दो इनको जो है ना वो एक टिकट में 2 मजे लिए जा रहे हैं और कोई इस पर पूछने वाला नहीं है, कोई स्क्रूटनी करने वाला नहीं है और ना ही इन जजेस में खुद कोई ऐसी हमें सोच नजर आती है कि ये कहें कि हम चौके सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज के ही हमें पेंशन मिल रही है, तो जब हम दोबारा जज बन चुके हैं, बेशक एडहॉक पर भी हैं, तो हम सिर्फ तनख्वाह लेंगे, हम पेंशन नहीं लेंगे। लेकिन इस तरह का रवैया या इस तरह की सोच इन जजेस में भी नहीं पाई जा रही और ये भी शायद शुक्र कर रहे हैं कि दोनों हाथों से समेटते जाओ, जो कुछ आ रहा है वो बस जो है ना वो जेब में डालते जाओ। और वो देखें कि तकरीबन कोई 12-15 लाख रुपए तनख्वाह है और तकरीबन इतनी ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की पेंशन भी होती है। और साबिक बल्कि मौजूदा वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के बकौल ये तकरीबन पैकेज जो है ये 25 लाख रुपए माहाना से ज्यादा बनता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जजेस से डबल पर ये लोग काम कर रहे हैं। और इनका फायदा कितना है, फायदा देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते 8 बेंचेस बनाए गए हैं
और उन 8 बेंचेस के सामने मजमूई तौर पर 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं 28 अक्टूबर था 1 नवंबर तक का जो अदालती हफ्ता है। और इसमें देखें कि चीफ जस्टिस के बेंच में, जस्टिस मुनीब के बेंच में और जस्टिस अमीनुद्दीन के बेंच में 140 मुकदमात हैं, जबकि चौथा बेंच जस्टिस जमाल मंदोखेल का है, उसके सामने 58 मुकदमात हैं। और उसके बाद फिर 5वें, 6ठे और 7वें बेंच में भी 140 मुकदमात आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जबकि 8वां बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का है, जिनके बेंच के सामने टोटल 70 केसेस एक हफ्ते के अंदर लगाए गए हैं। ये वो जज साहबान है जिनको लाने का मकसद ही मुकदमात निपटाना था, और वो डबल तनख्वाह लेते हुए आधे मुकदमात उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। यानी आज वो क्या कहते हैं कि जो डबल दुगना बोझ जो है वो अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन 2 जजेस की जानिब से डाला जा रहा है। मेरे ख्याल में इन दोनों जजेस को चाहिए कि ये बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देकर घर चले जाएं, अवामी पैसे का इस तरह ज़िया ना करें। और शायद उम्र भी अब इनकी देखें ना कि 65, 67 और 68 साल इनकी उम्र हो चुकी है, तो नहीं काम होता तो भाई घर चले जाएं, आपकी जगह कोई और मुस्तहिक आ जाएगा जो आपसे बेहतर काम कर सके, ताकि आप भी अपनी तनख्वाह हलाल करें। और आने वाला अगर जो आता है वो अगर मेहनत से काम करता है, आवाम को इंसाफ फराहम करता है, तो उसकी भी नेक नामी हो जाएगी। तो बहरहाल हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं कि ये 2 जो जज साहबान हैं जिनके सामने पूरे हफ्ते सिर्फ 70 केसेस हैं और 25-25 लाख रुपए माहाना से जायद इनकी तनख्वाह है, और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस से तकरीबन डबल तनख्वाह वसूल करते हुए आधा काम कर रहे हैं। तो ये एक खबर आपको देनी थी। और दूसरा साथ ये भी कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की पॉलिसी ये है कि 2-2 जजेस के बेंचेस ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुकदमात को निपटाया जा सके। बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जो मामूली डिस्प्यूट, जमानत या इस तरह के दीगर छोटे मोटे तनाज़ात के होते हैं, जमीन के हों या फौजदारी मामलात के, तो इनको जल्द से जल्द निपटाया जा सकता है। और उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि 2-2 जजेस के ज्यादा से ज्यादा बेंचेस बनाए जाएं और वहां ज्यादा से ज्यादा मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करके उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो ये एक अच्छी पॉलिसी है। देखना ये है कि इस पॉलिसी के क्या मुस्बत नताइज सामने आते हैं। दूसरी अब जो अहम चीज है इसमें वो है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी हुकूमत के बहुत सारे अहदाफ थे। एक हदफ तो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर में से कोई भी चीफ जस्टिस बन जाता तो वफाकी हुकूमत को यह खतरा था कि हमारा जो इलेक्शन ऑडिट वाला मामला है वो खुलेगा और ये हुकूमत 1 माह से के अंदर अंदर ये हुकूमत जमीन बोस हो जाएगी। वैसे भी इस डूबते हुए जहाज से चूहों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। बहुत सारे लोग इस मुल्क से आपको फरार होते हुए नजर आएंगे। नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और काजी फायज ईसा तो पहले ही मुल्क से भाग चुके हैं। देखना यह है कि वो वापस भी आते हैं या नहीं। दूसरी इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि जस्टिस एक जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का रास्ता रोकना था। दूसरा ये था कि इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तीसरा साथ ये था कि जस्टिस याहिया अफरीदी को लगाएंगे, वो रिक्यूज कर जाएंगे क्योंकि वो इस तरह के तनाज़ात से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत भी उन्हें जस्टिस मुनीब की जगह जब कमेटी में शामिल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया, माजरत कर ली। तो इसलिए उनके बारे में ये राय थी कि जब उनको दीगर 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो वो अपने दोस्त मंसूर अली शाह के लिए वो भी माजरत कर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, आप सीनियर 3 जज को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाएं। और इस तरह हुकूमत को एक रास्ता ओपन हो जाएगा और हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात कर देती और इस तरह फिर आगे सत्ते खैरा होती, हुकूमत के सारे मुश्किलात, सारी परेशानियां, सारे जो सरदर्दी थी वो भी खत्म हो जाती। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ही रजामंदी के साथ उन्होंने ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा कबूल किया। यहाँ हुकूमत को पहला नुकसान ये हुआ कि वो जिसको अपने पसंद का चीफ जस्टिस लगाना चाहते थे वो चीफ जस्टिस की तैनाती ना हो सकी। फिर आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारे ऐसे सुकम खामियां जिसकी हम वक्तन फवक्तन निशानदेही भी कर चुके हैं। फुल कोर्ट नहीं बन सकती, 5 रुकनी लार्जर बेंच होगा जो आईनी केसेस को सुनेगा। हर केस तकरीबन उसके अंदर कोई ना कोई आईनी या कानूनी नुक्ता होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में 62,000 से ज्यादा केसेस हैं। तो जब ये छांटी होगी तो हो सकता है कि 25-30 हजार केसेस ऐसे निकल आए जो
जो ये आपके आईनी बेंचेस के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करना पड़े, तो फिर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच इतनी हजारों की तादाद में मुकदमात को कैसे निपटाएगा। तो ये भी एक मसला है। फिर ये भी एक मसला है कि जो पहले 5 रुकनी या उससे लार्जर बेंचेस फैसले दे चुके हैं, फुल कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, उनके खिलाफ नजर सानी या अपीलें पड़ी हैं, तो फिर वो बेंचेस वो अपीलें वो कैसे समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। तो इस तरह बहुत सारी ऐसे सुकम थे, जैसे मैंने कहा कि जो जिस फैक्ट्री में ये आईनी तरमीम बनाई गई थी, शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर बहुत सारे सुकम निकल आएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर ये खामियां रखी हों कि वो काम जो हमने एक ही जो है वो कोशिश में शायद वो करना चाहते थे, फिर उन्होंने सोचा कि इससे मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। वकला की जानिब से शदीद रद्द अमल आया, जुडिशरी के अंदर से भी शदीद मज़ाहमत के इम्कानात थे, तो फिर शायद ये सोचा गया कि आप इसको 2 स्टेप्स में तकसीम कर दें। और पहले स्टेप में 26वीं आईनी तरमीम की गई, उसके अंदर कुछ खामियां सुकम रखी गई, और फिर उसके बाद अब जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए बाकायदा मुशावरत जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से जब आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, तो गुज़श्ता हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले कुछ वकील हजरात ये कहते हुए पाए गए कि बहुत जल्द आपको 27वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होती नजर आएगी। और ज्यादा से ज्यादा 6 माह का वक्त उन्होंने दिया कि 6 माह के अंदर अंदर 27वीं आईनी तरमीम आएगी और मामला आईनी अदालत पर ही जाकर खत्म होगा, यानी आईनी बेंचेस नहीं बल्कि आईनी अदालत की तरफ। और शायद यही वजह है कि ये 5 रुकनी लार्जर जो आईनी बेंच का कंसेप्ट रखा गया, ये चूंकि गलतियों से भरपूर था, तो अब फिर यही कहा जाएगा कि चलें जी आईनी बेंच नहीं बनाते, आईनी अदालत ही बना देते हैं, ताकि फिर वो सारे उसके भी जजेस की तादाद पूरी हो और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नजर सानी या अपील भी सुन सकेंगे। तो ये एक वारदात हो सकती है, और इसका इंदिया खुद इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले वकील हजरात दे चुके हैं। दूसरी अहम चीज जो इसमें है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को, जैसा मैंने कहा, रास्ते से हटाना मकसूद था, लेकिन अब वो 3 रुकनी इंतजामी कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी करवा चुके हैं। और इस तरह हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि सीनियरिटी जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन से शुरू होती, और फिर जस्टिस जमाल बंदोखेल का भी उसमें नंबर आता, और इस तरह जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का हमेशा के लिए पत्ता ही साफ कर दिया जाता। लेकिन वहां पर भी चीफ जस्टिस अब रुकावट बन चुके हैं, यानी जो कैलकुलेशंस हुकूमत की जानिब से की गई थी वो कैलकुलेशंस मुकम्मल तौर पर जो है वो गड़बड़ हो चुकी हैं। फिर आप देखें कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बहुत ज्यादा खदशात हैं कि वहां पर तैनातियां कैसे होंगी। जजेस की तादाद कम हो चुकी है, पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज्यादा है। दुनिया भर से जजेस की तैनाती के तरीकाकार की इस नई जो एक तरीकाकार राइज किया गया, जो तरमीम की गई है, इसके ऊपर दुनिया भर से तनकीद की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इंटरनेशनल कमीशन फॉर ज्यूरिस्ट की जानिब से इस पर बाकायदा बयान दिया जा चुका है। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इस आईनी तरमीम की वजह से पैदा हो चुके हैं। और फिर हुकूमत को ये खदशा है कि आईनी तरमीम, आईनी बेंचेस वाली जो तरमीम एक इस आईनी पैकेज के अंदर शामिल है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुमकिन तौर पर टकराव या एक पैरेलल निज़ाम की सूरत में होने की वजह से ये कलदम करार दी जा सकती है और इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसलिए और साथ ही हुकूमत की ये भी कोशिश है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जजेस की जानिब से 8 जजेस ने जो फैसला दिया, उन 8 जजेस में से किसी एक जज को भी कोई अहम जो ओहदा है वो ना मिल सके। इसी हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस या मुनीब अख्तर समेत जो 8 जजेस हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से हुकूमत को कामयाबी मिलती है या नहीं, क्योंकि एक कोशिश बाकायदा आप देखें कि गुज़श्ता 3-4 रोज से एक मुहिम चल रही है और हवाला दिया जा रहा है कि फौज के अंदर चूंकि ये होता है कि जब किसी जूनियर को आर्मी चीफ लगाया जाता है तो सीनियर इस्तीफा दे जाते हैं। तो यहाँ जो है वो मामला यही अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि एक जूनियर तीसरे नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस बनाया गया तो 2 सीनियर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जो कैलकुलेशन थी उसके ऊपर फिर चुका है पानी। और यहाँ हैरानी इस बात की है कि जो ये तावील पेश करते हैं कि सीनियर जजेस को सुपरसीड करने पर इस्तीफे दे दिए जाते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये तो सीनियर मोस्ट थे, तो फिर जस्टिस जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल
اظہر عباس کی جانب سے استعفے کیوں کیے گیا؟ وہ تو جونیئرز میں آتے تھے، تو دو جونیئرز نے استعفے کیوں دیے؟ یہاں پر بھی پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ویسے بھی فوج کے ایک بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ ادارے کے ساتھ اس کو کمپیٹ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں پر ایک اور کنسیپٹ ہوتا ہے، ایک الگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک الگ سوچ اور ایک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ چیزیں کچھ اور اینگل سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، کچھ اور اینگل سے معاملات کو چلایا جاتا ہے، تو یہ کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے جس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس حوالے سے اہم جو بیٹھک ہے وہ لاہور میں ہوئی، اور اس اہم بیٹھک کے اندر بھی بہت سارے جو اہم معاملات، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے بہت اہم معاملات بھی زیر غور لائے گئے ہیں۔ یہ ملاقات ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، 3P والی پارٹی، چھوٹی پیپلز پارٹی، اور اس کے چیئرمین بلاول زرداری کے درمیان، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ ویسے گزشتہ روز ہی مولانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہر صورت مخالفت کی جائے گی۔ مولانا صاحب تو 26ویں آئینی ترمیم کی بھی مخالفت کرتے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب اور ان کے لوگ خود چل کر پارلیمنٹ ہاؤس گئے، اور جس چیف جسٹس کے نام پر اتفاق ہوا اس کا نوٹیفیکیشن بھی نہ کروا سکے، اور ساتھ ہی آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ بھی دے آئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایک بار پھر جو ہے وہ خود جا کر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی ووٹنگ کروائیں گے، اور وہ خود جا کر اس میں شامل ہوں گے، اور ان کا جو ایک بائیکاٹ والا ایک موقف ہے وہ اصولی کی بجائے شاید ایک بار پھر وصولی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے مل کر چلیں گے، غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ ویسے بلاول سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جنہوں نے منظور کروائی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ آپ سیاستدانوں کی اتنی اوقات حیثیت ہے اور نہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسودہ کہاں پر ہے، کدھر ہے، کیا اس میں لکھا ہوا ہے، اور جب مولانا صاحب نے پڑھا تو ان کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین سرک گئی تھی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے، پہلے بھی عوامی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی اب پیچھے ہٹیں گے۔ ملکی معاشی اعشاریہ مثبت ہونے سے مہنگائی میں واضح کمی ہوتی نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں پر ہو رہی ہے، نہ مجھے نظر آ رہی ہے، نہ آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ کسی اور غریب کو نظر آ رہی ہے، بس ان لوگوں کو کتابی باتیں جو ہیں وہ ان کو نظر آ جاتی ہیں، اور یہ صرف میڈیا کے اوپر آ کر مہنگائی بھی کم کروا رہے ہیں، گڈ گورننس کا بھی یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، معیشت کو مضبوط بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو عالمی ادارے ہیں میڈیا کے وہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی خطرناک حالات کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں برطانیہ کے ایک اخبار میں اس حوالے سے خبر شائع ہوئی جس میں پاکستان کے مستقبل قریب کے حوالے سے انتہائی خطرناک حالات کی جو ہے وہ اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اب 27ویں آئینی ترمیم کا ادھورا پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے تمام جو مورے ہیں وہ حرکت میں لائے جا چکے ہیں، باقاعدہ بیانیہ سازی کی جا رہی ہے، باقاعدہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی آئینی ترمیم کے اندر موجود سکم اور خامیوں کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے تاکہ 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ صاف کیا جا سکے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم میں کون سی نئی چیزیں آتی ہیں، کون سے ایسے جو ہے وہ معاملات اس کے اندر لائے جاتے ہیں جو پہلے نہیں لائے جا سکے، یا کسی دباؤ یا کسی اور وجہ سے ان کو اس میں سے نکال لیا گیا، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اور ویسے بھی منگل کے روز پارلیمنٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ اور حکومت سمیت پارلیمنٹ کے درمیان پہلے بڑے ٹکراؤ کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ منگل کے روز سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ایک نئی ترمیم لائی جا رہی ہے جس سے موجودہ چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان پھر ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب نئے چیف جسٹس اس سارے معاملے کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ قاضی صاحب تو سب سے بڑے سہولت کار اور عدلیہ کے غدار ثابت ہوئے، اب سارے ججز اپنے موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس بار سپریم کورٹ سے عدلیہ سے بطور ادارہ ایک انتہائی منہ توڑ انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔